नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वी शेयर दिस प्लेनेट विद अ मिलियन ऑफ अदर लिविंग बींग्स स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया लिकन टू बनियन ट्री elephants and blue whales. This entire habitat that we live in the immense biodiversity, we human along with all living organisms form a complex web of ecological system in which we are only a part and very much dependent on this system for our existence. देखो, यदि हम बात करते हैं कि जो हमारा जो सरफेस जो दिखाई दे रहा है सरफेस के ऊपर कि भी क्या है या फिर पूरे प्लेनेट की बात करें, पूरे सरफेस की बात करें कि यहाँ पर क्या बहुत सारे जो मिलियंस लिविंग बींग्स मिलेंगे, यानी कि बहुत सारे जो जीवों की क्या विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसमें हम शुरुआत करते हैं एक छोटा सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसमें बैक्टीरिया है। उसके अलावा क्या एक बड़ा ट्री भी हो सकता है, हाथी हो सकते हैं और बहुत ब्लू व्हेल वगैरह भी हो सकते हैं, लिकन भी हो सकती हैं। और ये जो है जो पूरा का पूरा जो ये हमारा जो हैबिटेट है जहाँ पर हम रहते हैं, क्षेत्र है जो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैव विविधता। यानी कि एक पर्टिकुलर स्थान के ऊपर जो जीव होते हैं उनमें जो जितनी उनकी विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि जितनी प्रकार पाई जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यानी कि एक विशेष स्थान पर जीवों की पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहा जाता है। उसके बाद है कि मनुष्य भी उनमें से हम एक ही हैं और एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, एक बहुत ही उसके अंदर हम उसका एक पार्ट है और हमें क्या है इसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। हम बात करें कि हमें पृथ्वी पर हमारे जीवन संभव के लिए कि हमें भी इसका एक हमें हिस्सा होना पड़ता भाई। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सोइल दैट प्रोड्यूस आवर फूड विदाउट विच वी कैन नॉट सर्वाइव. Forests play a key role in this ecological system as these are also the primary producer on which all the living things depends. देखो उसके बाद क्या है कि जैसे प्लांट्स की बात करते हैं, हम एनिमल्स की बात करते हैं, ये छोटे छोटे माइक्रोज ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जो छोटे छोटे जीव होते हैं। वो क्या है कि हमारी जो वायु होती है उसकी जो क्वालिटी को बढ़ाते हैं जिससे कि हमें सांस लेने में कोई समस्या ना हो। इसके अलावा क्या है हमारे जो पानी को साफ़ करते हैं, सोइल प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ तक कि हमारा जो खाना है वो भी आपको यहीं से देखने को मिल सकता है, उसमें भी मदद करते हैं जिसके बगैर हम जी नहीं सकते। इसके अलावा जो हमारे जो जंगल होते हैं वो हमारे के लिए क्या है कि एक अलग से क्या है हमारे लिए जो पारिस्थितिक संतुलन बना के रखते हैं, जिसकी वजह से हम मतलब क्या है कि जो फॉरेस्ट होते हैं सभी जानते हैं कि भी ये क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे हमारा इकोसिस्टम होता है ना, तो जो फर्स्ट जो स्टेज होती है उसको क्या हम प्राइमरी प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद शाकाहारी आते, फिर मांसाहारी आते हैं और फिर क्या है हमारे सबसे ऊपर क्या आएंगे सर्वाहारी हम जिसको बोलते हैं। तो ये एक प्रकार की जो हमारी जो एक चैन होती है उस चैन के माध्यम से हमारे लिए बहुत काम आते हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। तो भारत में क्या है, इफ़ यू थिंक दैट अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड दैट देयर आर सम एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर यूनिक इन योर एरिया। तो हम यदि अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जो हमारे प्लेनेट के ऊपर क्या है हमारे एरिया के अंदर क्या है आपको एक समान देखने को मिल सकते हैं। In fact, India is one of the world's richest countries in the term of its vast area of the biological diversity and has nearly 8% of the total number of the species in the world estimated to be 1.6 million. हम जो बात करें यदि पूरे विश्व की, तो पूरे विश्व में क्या है हमारा जो स्थान होता है रिचेस्ट जो कंट्री होती है, यानी कि जो प्रमुख जो क्षेत्र जो देश हैं जिसमें क्या बायोडाइवर्सिटी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो हम उनका एक हिस्सा रहते हैं भी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है लगभग पूरे विश्व का जो 8% क्या है स्पीसीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और जिसमें क्या 1.6 जो है मिलियन जो क्षेत्र के जो हमारी जो एस्टिमेट है हमारे यहाँ पर इस पर जो स्पीसीज़ की बात करें वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दिस इज़ पॉसिबल ट्वाइस और 3 द नंबर येट टू बी डिस्कवर। और ये क्या है कि भी ये तो क्या है इसके अलावा भी हमें 2 या 3 गुना क्या हमें और भी खोजने की अभी खोजने वाले हम हैं, यानी कि और भी खोज सकते हैं, अभी खोज नहीं पाए हम। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन डिटेल अबाउट द एक्सटेंट एंड वैरायटी ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन इंडिया। ये आप लोग क्या कि भारत के जो है भारत के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले भी डिटेल में। हमारे जो फॉरेस्ट थे वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में थोड़ा सा हमने पिछले साल भी पढ़ा था। यस, यू हैव मे रियलाइज दैट इंपॉर्टेंस ऑफ दीज रिसोर्सेज इन आवर डेली लाइफ। और हमें जानते हैं कि हमारे लिए क्या है हमारे जो दैनिक जीवन में क्या बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। दीज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दीज फॉर ग्रांटेड, बट
लेटरली दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इंटेंसिटी टू द आवर एनवायरनमेंट। देखो ये हमारे लिए क्या है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी डेली लाइफ के अंदर, लेकिन फिर भी हमें जो देखने को मिल रहा है कि थोड़ी सी समस्या हमें देखने को मिल रही है हमारे एनवायरनमेंट में, कि हमने क्या इनको बहुत बड़ी मात्रा में क्या है नुकसान पहुँचा दिया। अभी आपने याद करना कि 81,000 स्पीसीज़ मिलती हैं, जिसमें 47,000 फौना स्पीसीज़ है, या फिर 47,000 ये दूसरी हैं, ये 15,000 ये आपसे आंकड़ा पूछा जा सकता है अभी एक नंबर का। सम एस्टिमेटेड सजेशन दैट एट लीस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। जो हम बात करें कि भारत में क्या एक अनुमान लगाया गया जिसमें 10% जो है कि इसका जो वाइल्ड फ्लोरा है और 20% जो हमारे जो मैमल्स होते हैं वो क्या है खतरे की लिस्ट में शामिल किए गए, यानी कि उनकी संख्या लगातार घटती चली जा रही है। मैनी ऑफ दीज वुड नाउ बी कैटेगराइज एज ए क्रिटिकल, और बहुत सारों को तो क्या है भाई क्रिटिकली लिस्ट में हमने शामिल किया गया है कि बिल्कुल ही ख़त्म होने वाले हैं। दैट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन लाइक द चित्ता, पिंक हेडेड डक्स, माउंटेन क्यूल, फॉरेस्ट पोल्टेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मडूटा इन इनसाइट्स। उसके बाद ये जो है जो हमारी फोना जैसे चित्ता की बात की है, पिंक डैडी डक्स है, माउंटेन क्यूल है, कि भाई ये भी है क्या कि बहुत बड़ी मात्रा में ये ख़त्म होने वाली कगार के अंदर हमने पहुंच चुके हैं भाई। उसके बाद है कुछ और भी कैटेगरी दी गई हैं इसमें। हबूराडिया हेप्टोनियर्स स्पीसीज ऑफ ग्रास है। इनफैक्ट नो वन कैन से हाउ मैनी स्पीसीज में हैव ऑलरेडी बीन स्टोर। ये भी कोई नहीं कह सकता कि इस पृथ्वी के ऊपर से कितनी जो है स्पीसीज आज के समय में वो ख़त्म हो चुकी है। Today we only talk of the larger and more visual animals and plants that have become extinct, but what about smaller animals like insect and plants? देखो आज जो हम बात करें कि भी जिनको खतरा हो रहा है कि वो बड़े बड़े जीव हैं जो एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स होते हैं जो हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और छोटे छोटे एनिमल और इंसेक्ट और प्लांट्स भी थे जिसको हम नहीं हम क्या हमारे सामने नहीं आ पाए, हम देख नहीं पाए, और वो भी क्या है आज के समय में ख़तरे में है या फिर क्या वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं भाई। ठीक है, उसके बाद लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एग्जिस्टेंस प्लांट एनिमल स्पीसीज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन क्लासीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि भी जो है जो एक संस्था है UCN इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन दी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN कहते हैं इसको। तो इन्होंने क्या हमारे स्पीसीज़ को 6 प्रकार की कैटेगरी में बांटा। सबसे पहले जो हम बात करते हैं नॉर्मल स्पीसीज़ की, स्पीसीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल आर कंसिडरेबल टू द नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल सच एज कैटल, सालपिन, रोडेंट एक्स्ट्रा। यानी कि ऐसे जो स्पीसीज़ जो हमारे यहाँ पर जो देखने को मिल रही हैं जिसकी जो संख्या है आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि सामान्य है, यानी कि उनके जीवित रहने के लिए उनकी संख्या सही है, उनको कोई खतरा नहीं है। जैसे हम मनुष्य भी इसके अंदर आते हैं, कैटल है, साल वगैरह इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। उसके बाद है एंडेंजर स्पीसीज़ की बात है। दीज आर स्पीसीज विच आर इन द डेंजर ऑफ एक्सटेंशन। द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीसीज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव टू द डिक्लाइन इन, एक सेकंड रुके दोबारा से देखते हैं इसको। एंडेंजर स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज विच आर इन danger of extinction the survival of such species is difficult of the negative factors that have to be decline in their population continue to operate. The example of such species are black buck, crocodile, Indian wild ass, Indian rhino, liontailor, macaques, संगाई, brown antelope deer in the Manipur extras। देखो यहाँ पर जो बताने का प्रयत्न करा कि भी वो जातियाँ जिनके जो है लुप्त होने का खतरा हमारे लिए बना हुआ, अगर हमने क्या इनकी जो ख़त्म होती हुई जो है हम जो बात करें कि जो कारण है इनको ख़त्म हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं, अगर हमने उनको क्या है कि रोका नहीं तो क्या है इनकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही क्या चली जाएगी, डिक्लाइन होती चली जाएगी। जिसमें क्या सबसे प्रमुख है आपका काला हिरन कह सकते हैं, हमारा मगरमच्छ कह सकते हैं, हमारा क्या जंगली गधा कह सकते हैं, एक इसको शेर पूंछ वाला बंदर कहते हैं, और एक और संगाई है, मणिपुरी हिरण का नाम है इसको नाम बोला जाता है अलग से। उसके बाद है वैल्यूरेबल स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज ऑफ विच पॉपुलेशन हैज़ डिक्लाइन to level from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factor continue to the operate. The example of such species are blue sheep, Asiatic elephant, Gangetic dolphin, एक्स्ट्रा। तो ये जो जातियाँ होती हैं भी इनकी भी जो संख्या मानते हैं कि वो भी डिक्लाइन होती चली जा रही है। ठीक है, यदि क्या है इनके जो विपरीत स्थिति और जो जिसके कारण ये कम होती चली जा रही हैं, अगर हमने उन फैक्टर को यदि हमने रोका नहीं तो ये भी क्या हो जाएंगी, एक समय में क्या हो जाएंगी, इनको ऊपर वाली जो संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं हम इनको इसके अंदर शामिल कर लेंगे।
यानी कि अगर इनको भी नहीं रोका गया ना, जो ख़त्म होने वाले कारक हैं इसको, तो हम इन स्पीसीज़ को भी आगे आने वाले समय में कहाँ डिपॉजिट, हम इनको लिस्ट में डाल देंगे, इनको संकटग्रस्त की श्रेणी में डाल सकते हैं भाई। जैसे कि हम बात कर सकते हैं हमारे लिए क्या है, सबसे पहले की भी ये एग्जांपल है, ब्लू नीली आप बेड कह सकते हैं, हमारा एशियाई हाथी होता है, और गंगा नदी के डॉल्फिन है जो इसका प्रमुख एग्जांपल है। उसके बाद है रेयर स्पीसीज़, जो आपको क्या बहुत कम मात्रा में देखने को मिले, दुर्लभ ही दिखाई देती है। स्पीसीज़ विद स्मॉल पॉपुलेशन में have into the endanger of vulnerable category if the negative factor affecting them continue to operate. The example of such species are Himalayan brown bear, वाइल्ड एशियाटिक बुफेलो, डेजर्टिक फोक्स एंड हॉर्नबिल एक्स्ट्रा। उसके बाद है दुर्लभ जातियाँ कहते हैं, ये जातियाँ होती है जिसकी संख्या क्या है, बहुत ही कम देखने को मिलेगी आपको। और यदि हमने इनको भी ख़त्म होने वाले जो फैक्टर हैं कि भी जो नेगेटिव फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या है इनकी संख्या कम होती चली जा रही है, तो अगर हमने इनको क्या है नहीं रोका तो फिर इसको भी कहाँ पे लेके चले जाएंगे हम, इनको भी एंडेंजर स्पीसीज़ के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। जिसमें से क्या है हिमालय की जो ब्राउन बियर है, या फिर हमारा जो एशियाटिक जो आप कह सकते हैं ये एशियाटिक बुफेलो कहेंगे, एशियाई जो है बुफेलो कहेंगे, डेजर्ट की फोक्स है या हॉर्नबिल है, तो इनको भी क्या है इसी कैटेगरी के अंदर हमारा शामिल किया कर लिया जाएगा। उसके बाद हम जो बात करें हैं एंडेमिक स्पीसीज़ की बात करते हैं। एंडेमिक स्पीसीज़ में जो आते हैं कि जो एक विशेष स्थान के ऊपर पाए जाते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम स्थानिक जनजातियाँ कहते हैं जो एक विशेष स्थान के ऊपर ही पाई जाती है। जैसे कि हम बात करें दीज आर स्पीसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज, जैसे कि एक विशेष क्षेत्र के ऊपर पाई जाएंगी, आइसोलेटेड बाय नेचुरल और जियोग्राफिकल वेरियर्स। एग्जांपल ऑफ सच स्पीसीज आर द अंडमान टील, निकोबार पिजन एंड अंडमान वाइल्ड बिग्स। ये एग्जांपल है हमारे कि भाई क्या कि एक क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे अंडमान टील हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया। अब अंडमान कह दिया तो अंडमान में देखने को मिलेगा, निकोबारी कह दिया तो निकोबारी में है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सटिंक्ट स्पीसीज होते हैं, दीज आर स्पीसीज विच आर नॉट फाउंड after searching for the known and the likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth. Example of such species are the Asiatic cheetah, पिंक हेड डक एक्स्ट्रा। उसके बाद है कि वो जनजातियाँ होती हैं कि भी जो जहाँ पर इनके रहने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ थी, तो वहाँ पर जब यहाँ रहते थे तो वहाँ पर जब इनको खोजा गया तो वहाँ पर से क्या मिली है, लुप्त मिली है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है इनको क्या हम लुप्त कैटेगरी के अंदर रखते हैं। जो हमारा ये जो संस्था IUCNR इनको क्या है, इनकी जो संख्या है उनको क्या है रेड डाटा बुक के अंदर रखती हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख, 2 एग्जांपल आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ यू लुक अराउंड यू विल बी एबल टू फाइंड out how we have transformed nature into a resource obtaining directly and indirectly from the forest and wildlife. Wood, bark, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, road, manure, extra. So it is we ourselves who have depleted our forest and wildlife. देखिए यदि हम बात करें हमारी चारों तरफ हम यदि देखने का प्रयत्न करते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमने जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, हमने ही इन संसाधनों को, ये जो हमारे जो पदार्थ थे प्रकृति के, इनको हमने संसाधनों में परिवर्तित किया, हमने इनका उपयोग किया। अब हमें क्या बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ जो हमारे जो ये रिसोर्सेज हैं, हमारे को क्या इनसे क्या है कि हमें लकड़ी मिलती है, लकड़ी के साथ साथ हमें छाल मिलती है, पत्ते मिलते हैं, रबड़ मिलते हैं, दवाइयाँ, भोजन, चारा, ईंधन इत्यादि इत्यादि जो बातें हम या तो इनको डायरेक्ट रूप से प्राप्त कर रहे हैं या फिर हम इनको क्या है इनडायरेक्ट रूप से हम इनको प्राप्त करते चले जा रहे हैं। तो हमने ही इनको क्या है, इनको जो ख़त्म होने का कारण क्या है, सबसे बड़ा हम मनुष्य ही हैं भाई। द ग्रेटेस्ट डैमेज इन्फ्लुएंस्ड ऑन द इंडियन फॉरेस्ट वाज ड्यूरिंग द colonial period due to the expansion of the railways, agriculture, commercial and scientific forestry and mining activities. Even after the independence, agriculture expansion continued to be one of the major cause of the depletion of forest resources. यदि हम अकेले भारत की बात करते हैं तो भारत में क्या शुरुआती समय से जो हमारा कॉलोनियल पीरियड रहा था जहाँ से हम गुलाम थे, तो वहाँ से क्या उन्होंने क्या रेलवे का विस्तार किया, एग्रीकल्चर का विस्तार किया, अपना कमर्शियल या फिर साइंटिफिक फॉरेस्ट्री का उन्होंने उपयोग किया था, जैसे कि वो वृक्ष लगा रहे थे। और उसके बाद क्या उनको क्या पिछली साल जैसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा था 9th क्लास में, तो उसकी जगह दूसरे वृक्ष लगा रहे थे। इसके अलावा माइनिंग का कार्य हो रहा था, तो उसमें भी क्या है इन्होंने क्या था बहुत बड़ी मात्रा में क्या था हमारे जो इन रिसोर्सेज का मिसयूज़ किया था भाई, ठीक है। यहाँ तक कि जैसे ही हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद भी हमने क्या एग्रीकल्चर की बात की थी, तो एग्रीकल्चर क्या करने की वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में वृक्षों को काट दिया गया था।
Between 1951-1980s, according to the Forest Survey of India, over 26,200 square kilometer of the forest area was covered into the agricultural land all over the India. जो हमारे 1951 से लेकर 1980 तक ये क्या एक आंकड़ा बताया गया कि भी हमारे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था जो फॉरेस्ट के अंदर आता था और वो सारा का सारा एग्रीकल्चर के लिए क्या साफ कर दिया गया. Substantially part of the tribal belts, especially in the north and eastern and central India, have been deforested or degraded by shifting cultivation and types of slash and burn agriculture. इसके अलावा क्या है, यदि हम बात करें हमारे जो ट्राइबल्स बेल्ट होती हैं जहाँ पर ट्राइबल्स हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात कर सकते हैं, सेंट्रल भारत की बात कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या है कि जो हमारी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है उस स्पेशल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की वजह से हमने क्या कर दिया, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाया है. भाई आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी बाद में करेंगे बाकी.